हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश में रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए, उसमें प्रोजेक्ट को वित्त पोषित करने के लिए एक नए कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम क्या था, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रधानमंत्री ने डिस्कस किए और इसके अलावा भारत में आपको रिन्यूएबल एनर्जी का क्या पूरा स्कोप देखने को मिल सकता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है हमारे इस नए प्रोग्राम में, जहां पर हम जो है करंट की तमाम जो इंपॉर्टेंट खबरें रहती हैं उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं, उनके स्टैटिक पोर्शन पर चर्चा करते हैं। और ये चर्चा न केवल उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल सामान्य जानकारी रखना चाहते हैं। और सामान्य जानकारी आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा बेहतर बनाती है। अगर आपको ये पता है कि आपके आसपास क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो और ज्यादा बेहतर होती है। तो चलिए इसी नोट के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले वीडियो के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स अगर आप देखें तो ये जो हमारी वीडियो है वो यूपीएससी एग्जाम के लिए, आईएएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस के लिहाज से देखेंगे तो जीएस पेपर 3 से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ सकते हैं। वहां पर आपको नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण का एक पूरा सेगमेंट वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए इसी नोट के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और खबर अगर आप देखें तो खबर हमने बात की थी कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। उस कार्यक्रम का नाम है री इन्वेस्ट समिट 2024। तो ये जो री इन्वेस्ट समिट है ये बेसिकली आपका रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंसिंग को लेकर के है, वहां पर पैसे लगाने को लेकर के है। तो ये जो समिट है इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो हमारा पूरा दौर चल रहा है वो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के लिहाज से, सोलर रेवोल्यूशन के लिहाज से एक गोल्डन चैप्टर साबित जो है हो सकता है। हमें यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में और ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, सोलर एनर्जी में और ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली थोड़ा सा खबर में और क्या है और क्या क्या पॉइंट आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है री इन्वेस्ट 2024 समिट। अब री इन्वेस्ट की फुल फॉर्म भी है, इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो। तो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो है चौथा संस्करण आपको गुजरात के गांधीनगर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। जैसे इसमें आपको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलेंगे, इसमें आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम के दौरान बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं का उल्लेख किया, इंपॉर्टेंट बातें की। सबसे पहले उन पर देखते हैं और फिर प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की ओर से जो पूरा पर्यावरण को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के जो तमाम कार्यक्रम शुरू किए गए हैं उन कार्यक्रमों पर भी प्रधानमंत्री ने बात की, उन कार्यक्रमों का भी जिक्र किया गया। तो उन पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहे, वो सबसे पहला पॉइंट ये रहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों और जो ग्लोबल कंपनीज हैं उन कंपनियों को आमंत्रित किया कि वो भारत का जो ग्रीन ट्रांजिशन है, जो हरित ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करें और वहां पर जो है अपना निवेश कर सकते हैं। अब सबसे पहले सवाल यहां पर ये उठता है कि शब्द आया है यहां पर ग्रीन ट्रांजिशन। अब ग्रीन ट्रांजिशन का क्या मतलब है? तो ग्रीन ट्रांजिशन का मतलब यह है कि बेसिकली वर्तमान समय में ग्रीन ट्रांजिशन का तो सरल मतलब ये होता है कि आप जो है जैवाश्म ईंधनों से, ये जो आपके फॉसिल फ्यूल होते हैं वहां से आप जो है आगे बढ़ करके नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस की तरफ जाते हैं। सरल में आप समझें, एग्जाम्पल की तरह अगर आप समझें, अभी भारत में ज्यादातर बिजली कैसे उत्पादित होती है? अभी भारत में ज्यादातर बिजली जो बनती है वो कोयले से बनती है, कोल के माध्यम से बनाई जाती है। कोल क्या है? एक आपका आप कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। और फॉसिल फ्यूल की वजह से, इसकी जब आप कोल का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है। अब ग्रीन ट्रांजिशन का मतलब यह होगा कि अभी हम बिजली कोयले से बनाते हैं, इसको आगे चल करके हम कोयले से नहीं बनाएंगे। हमारी अधिकांश जो बिजली होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई जाएगी, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया। और ये वो सोर्सेज हैं जहां से पोल्यूशन आपका बहुत कम होता है और ये रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, यानी कि इनको ये बेसिकली बहुत जल्दी खत्म नहीं हो सकते। सूर्य की रोशनी आप जो है खत्म नहीं कर सकते, कम से कम हमारे जीवन काल में और हमारी आगे आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों के जीवन काल में सूर्य की रोशनी तो समाप्त नहीं होने वाली है, पवन ऊर्जा समाप्त नहीं होने वाली है, पानी भी है, हाइड्रो पावर भी है, वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, जो कोल है, एक तो इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, दूसरी इसके समाप्त होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं, एक तो उनसे पोल्यूशन बहुत होता है, दूसरा उनके समाप्त होने की भी संभावना है, तो उनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कहा जाता है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेसिकली जो दुनिया की कंपनियां हैं उन कंपनियों को ये कहा कि भारत में जो ग्रीन ट्रांजिशन हो रहा है, जो हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, इस पूरी अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाइए और भारत में आकर के निवेश करिए। एक तो ये पॉइंट यहां पर आपको मिला। दूसरा पॉइंट ये रहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत के टारगेट का भी जिक्र किया। उन्होंने ये बताया कि भारत का टारगेट ये है, जैसा कि हमने कोप 26 के दौरान डिसाइड किया था। कोप 26 के दौरान पंचशील जो हमारे टारगेट थे, उन टारगेट्स के तहत हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम 2030 तक भारत में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को स्थापित करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इसका जिक्र किया और ये कहां पर डिसाइड किया था? हमने कोप 26 में डिसाइड किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया कि भारत जो है, भारत पहले ही 200 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता प्राप्त कर चुका है और भारत दुनिया का, या आप कह सकते हैं G20 देशों का एकमात्र, G20 ग्रुप्स जो है उसका एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस जलवायु समझौते के तहत अपनी जो प्रतिबद्धताएं थी उन कमिटमेंट्स को 9 साल पहले ही पूरा कर दिया था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि यहां पर भारत के नाम पर मौजूद है। तो ओवरऑल भारतीय प्रधानमंत्री ये कहना चाहते थे कि भारत जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक लीडर बनकर के उभर रहा है, एक पायनियर कंट्री के तौर पर उभर रहा है। तो ये ओवरऑल सबसे पहले यहां पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किन योजनाओं का उल्लेख किया गया, उनको अगर आप देखें तो ये योजनाएं आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है कि सरकार की ओर से ग्रीन ट्रांजिशन को लेकर के या सरकार की ओर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के क्या प्रयास किए गए हैं, तो वहां पर आप इन योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं। एक एक करके इन योजनाओं को देखें तो सबसे पहली जो हमारी योजना है वो है पीएम सूर्य घर योजना। तो ये जो मुफ्त बिजली योजना है पीएम सूर्य घर योजना, इस योजना के तहत बेसिकली आपका सोलर रूफटॉप पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके लिए सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देती है और सरकार ने ये बताया है कि सरकार अभी तक जो है तकरीबन 1.3 करोड़ परिवारों ने आपका इस योजना के तहत पंजीकरण करवा लिया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इस योजना से यह भी निकल करके आता है कि सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के अयोध्या को भारत की पहली मॉडल सोलर सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। अब ये सवाल आपका प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी इस तरह का सवाल आ सकता है और आपके जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है वहां पर भी आ सकता है कि भारत की पहली सोलर सिटी के तौर पर किसको डेवलप किया, पहली मॉडल सोलर सिटी के तौर पर किसको डेवलप किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा अयोध्या को जो है आपका मॉडल सोलर सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो एक तो ये आपका प्रयास हो गया। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में एक इंपॉर्टेंट प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है। इसके अलावा सरकार की ओर से ऑफशोर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो है, जो परियोजनाएं हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सहायता दी गई है। तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन वहां पर किया गया है। सरकार की ओर से 7 करोड़ घरों के निर्माण का फैसला किया गया, लोगों को घर देने का फैसला यहाँ पर किया गया है, जिसमें से तकरीबन 4 करोड़ घर जो हैं वो आपके पहले ही बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से अनुसंधान और नवाचार में भी निवेश किया गया। केंद्र सरकार ने तकरीबन आपका 1 ट्रिलियन का एक फंड बनाया है, जो फंड भारत में रिसर्च पर जोर देगा और इस फंड के माध्यम से भारत में क्लाइमेट चेंज और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन सेगमेंट्स पर भी जो है रिसर्च की जा सकती है। तो हम भारत में जो है जो हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसको और बेहतर ढंग से डेवलप कर सकते हैं इस पूरे फंड के माध्यम से। तो ये कुछ आपके प्रयास हैं जो कि सरकार की ओर से भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए हैं। अब एक बार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पर भी बात कर लेते हैं। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की क्या सिचुएशन है, क्या क्षमता है, उसको एक बार देख लिया जाए। तो अगर उसकी बात करें तो वर्तमान समय में भारत की जो आबादी है वो 1.4 बिलियन के आसपास है और 1.4 बिलियन की आबादी होने का मतलब ये है कि भारत की जो ऊर्जा जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। और वैसे भी जब कोई सभ्यता जब कोई देश विकसित करता है तो उस देश को सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है ऊर्जा की। आपके पास ऊर्जा के जितने सोर्सेज मौजूद हैं, आपकी कंट्री उतना ज्यादा डेवलपमेंट कर सकती है। तो जब भारत की आजाद हुआ था, जब भारत को आजादी प्राप्त हुई थी, अगर आप उस समय देखते हैं तो भारत जो है एक बिजली डेफिशिएंट कंट्री हुआ करता था, ऊर्जा डेफिशिएंट कंट्री हुआ करता था। भारत के पास बहुत ज्यादा बिजली नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने समय के साथ विकास किया और इसी विकास का परिणाम ये रहा कि आज हम एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए, यानी कि ऊर्जा स्वतंत्र देश हो गए हैं। पहले हम एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हुआ करते थे, अब हम एनर्जी सरप्लस कंट्री हो गए। अब हमारे पास ज्यादा ऊर्जा बची हुई है तो हम दूसरे देशों को भी उसको बेच सकते हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि जो है यहाँ पर भारत ने प्राप्त की है।
अगर आप आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान समय में डेटा ये बताता है कि भारत में जो बिजली की कुल स्थापित जो संख्या है वो 4 लाख मेगावाट के आसपास है, और इसकी वजह से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश जो है बन जाता है, यानी कि भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन आपको देखने को मिलता है। अब क्योंकि जब शुरुआत में हमने डेवलपमेंट किया था, जब हम शुरुआत में आज़ाद हुए थे, तो हमें डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारी ओर से बेसिकली हमारे लिए विकास ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उस पूरी प्रक्रिया में हमने जिन भी जो हमारे पास सोर्सेस मौजूद थे, जो टेक्नोलॉजी मौजूद थी, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और इस टेक्नोलॉजी में रिन्यूएबल सोर्सेज इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाए। लेकिन अब धीरे-धीरे भारत में आपको ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि हम ग्रीन ट्रांजिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को छोड़ करके रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और भारत में आपको नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जो है एक नया ध्यान देखने को मिलेगा, और इसी का परिणाम है कि भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर अक्षय ऊर्जा के मामले में तीसरे नंबर पर अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है REN21 नवीकरणीय 2024 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, यानी कि ग्लोबल सिचुएशन रिपोर्ट या ग्लोबल सिनेरियो रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की क्या सिचुएशन है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में इस पूरी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो स्थापित क्षमता है वो बेसिकली आपका भारत इस मामले में आपको चौथे स्थान पर दिखाई देगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर उत्पादन की बात हो रही है और यहाँ पर स्थापित क्षमता की बात हो रही है। तो स्थापित क्षमता के मामले में, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत आपको चौथे स्थान पर मिलेगा। अगर आप बात करें बेसिकली पवन ऊर्जा के मामले में, हाइड्रो एनर्जी के मामले में, भारत आपको चौथे स्थान पर मिलेगा। अगर आप सौर ऊर्जा के बारे में बात करें तो सौर ऊर्जा के मामले में भारत आपको 5वें स्थान पर बात मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दोबारा से उसी टारगेट की बात की गई है जो टारगेट सरकार ने डिसाइड किया है। वही हमारा टारगेट है कि 2030 तक जो है हमें 500 गीगावाट जो है गैर जीवाश्म ईंधन की स्थापित क्षमता को लेकर के आना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रयास जो कि आपका सरकार की ओर से शुरू किया गया है वो ये है कि सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया है, और वो भी आपका ऑटोमेटिक रूट से अलाउ किया गया है। अब जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दो चीजें आपके जहन में आनी चाहिए। एक तो ये है कि ऑटोमेटिक रूट से है, या फिर आपका दूसरा है कि गवर्नमेंट रूट से है। अगर ऑटोमेटिक रूट से ये होता है तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब कोई पैसा भारत में निवेश करने आता है तो उसको भारत सरकार से मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। अगर गवर्नमेंट रूट से है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको भारत सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये इनका संक्षेप में डिफरेंस हो गया। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो भारत में जो बैंक हैं, जो आपके आप कह सकते हैं जो हमारे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वहां पर जो एफडीआई है वो 74% है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें 49% आपका ऑटोमेटिक रूट से है, और जो शेष बचता है वो आपका गवर्नमेंट रूट से है। तो कुछ आपका हो सकता है ऑटोमेटिक रूट से, कुछ हो सकता है गवर्नमेंट रूट से। तो ये जो जो छोटी छोटी चीजें हैं ये यहाँ पर हमें समझनी होती है। तो ये ओवरऑल हमने समझा बेसिकली भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की क्या सिचुएशन है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स अगर आप देखें तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में चौथे स्थान पर आपको मिलेगा। इसके अलावा इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव्ड इट्स टारगेट ऑफ 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल ऑन 2020 इटसेल्फ। वही बात है, हमने देखा 9 साल पहले ही भारत ने जो है अपना जो टारगेट था हमारा पेरिस समझौते के तहत उसको प्राप्त कर लिया। इसके अलावा इंडिया विंड एनर्जी के मामले में चौथे स्थान पर है और सोलर एनर्जी के मामले में 5वें स्थान पर है, वो भी हम देख चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखें भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी के जो अलग अलग प्रकार हो सकते हैं उसमें क्या क्या क्षमता हमारे पास है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की जब आप बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे पास क्षमता है वो क्षमता मिलेगी आपको सोलर एनर्जी के मामले में। सोलर एनर्जी आपको पहले नंबर पर मिलती है 89.43 गीगावाट के पास। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आपको मिल जाता है हमारा विंड एनर्जी 47 गीगावाट। फिर आपका लार्ज हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट होते हैं 46 गीगावाट। इसके अलावा बायोमास कंजेशन हो गया आपका 10 गीगावाट। फिर आप कह सकते हैं स्मॉल हाइड्रो जो प्रोजेक्ट हैं 5 गीगावाट, और फिर आपके वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोजेक्ट होते हैं 0.06 गीगावाट। तो ये आपका एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स यहाँ पर हो गया। इसके अलावा कुछ जो प्रयास सरकार की ओर से किए गए हैं उन प्रयासों की अगर बात करें तो इसमें पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार की ओर से जो कमिटमेंट की गई है वो कमिटमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक कमिटमेंट ये है कि सरकार ने 2070 तक अपना नेट जीरो प्राप्त करने का टारगेट जो है डिसाइड किया है। तो ये एक बड़ा यहाँ पर कमिटमेंट सरकार की ओर से आपको देखने को मिली है।
इसके अलावा सरकार ने भारत में सोलर सिटीज और सोलर पार्क बनाने की बात की है। तकरीबन सरकार की ओर से 57 सोलर पार्क गठित करने की बात की गई है, जो कि सरकार की ओर से ही संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा इन 57 सोलर पार्क्स में तकरीबन आपको 39.28 गीगावाट जो है एनर्जी क्षमता स्थापित होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है और इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत में ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए सरकार ने यहाँ पर जो है अपनी परियोजना शुरू की है और इसका टारगेट ये है कि हम यहाँ पर इस पूरी एनर्जी को 2030 तक ऑफशोर विंड एनर्जी को इसकी स्थापित क्षमता को 30 गीगावाट के आसपास तक लेकर के जाना चाहते हैं। इसके अलावा विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी यहाँ पर सरकार की ओर से शुरू की गई है, जहां पर ऐसे सिस्टम स्थापित किए जाएंगे जहां पर विंड और सोलर को एक साथ बनाया जा सकता है, यानी कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी आप जो है एक साथ कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है सरकार की ओर से शुरू किया गया है, जिस अभियान के अंतर्गत सरकार ने पीएलआई स्कीम की शुरुआत की है। पीएलआई स्कीम के तहत क्या होता है कि सरकार भारत में प्रोडक्शन करने के लिए सहायता देती है, सरकार भारत में उत्पादन करने के लिए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सहायता देती है और इसमें बेसिकली जो हमारी जो सोलर जो पावर प्लांट होते हैं उसको बनाने के लिए जो छोटे छोटे कंपोनेंट की हमें जरूरत होती है, सरकार कंपनियों से कहती है कि आप वो कंपोनेंट भारत में ही बनाइए, सरकार आपको सहायता देगी, सरकार जो है आपको थोड़ी सी छूट प्रदान करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रयास जो है कुछ आपको सरकार की ओर से भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारा करंट का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है और अंत में हम बात करेंगे आपका एक सवाल पर। तो आज का हमारा जो सवाल है इसमें आपसे पूछा गया है कि किस G20 देश ने समय सीमा से 9 साल पहले अपनी सभी पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लिया है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस देश ने जो है अपनी प्रतिबद्धताओं को 9 साल पहले ही पूरा कर लिया है। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ ज्यादा यहाँ पर कठिनाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा सवाल है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।